ठीक है। तो अभी देखिए क्या है कि आप चाहे वैदिक कर रहे हैं, चाहे नाड़ी करते हैं, चाहे केपी कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम आप पढ़ते हो, तार्किक कोई भी सिस्टम, तो उसमें तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कॉमन है हर जगह, है ना। पहला है ग्रह, ठीक है, राशियां और भाव। ये तीनों में यूज होने हैं। दुनिया का कोई भी सिस्टम उठाओगे प्रोडक्टिव पार्ट का, उसमें ये तीनों के तीनों यूज होते हैं। अब एज अ बिगिनर, और बिगिनर ही नहीं, जो ऑलरेडी 30 30 35 35 साल ज्योतिष में ऑलरेडी कर रहे हैं, उनसे भी आप पूछोगे अगर, ये तीनों की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है ना, ग्रह की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमारे समझ में आ रहा है ना। 9 ग्रह हैं, 7 ग्रह मेजर हो गए, 2 हमारे छाया ग्रह हो गए, है ना। इनके अपने अपने कारक तत्व हैं, भावों के अपने कारक तत्व हैं, और राशियों के भी हमने कारक तत्व बनाने लगे हैं अब रिसेंटली। तो जब राशियों को भी आप कारक तत्व अलॉट कर रहे हो, तो भाव की जरूरत क्या पड़ रही है ना। अगर भाव के ही कारक तत्व हमको लेने हैं, तो राशि को हमें कैसे यूज करना चाहिए फिर। ये कुछ फंडामेंटल ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल मन में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तो ही बिगिनर कोर्स करने का फायदा है। आपके अगर 6 महीने बाद भी अगर किसी ने बिगिनर बेसिक बच्चे ने आपसे ये पूछ लिया कि राशि और भाव में क्या डिफरेंस है, तो जवाब आपको देना आना चाहिए, थियोरेटिकल जवाब नहीं। कि जब आप प्रैक्टिकल चार्ट आप हाथ में लोगे, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो कि मैं कहाँ पर मुझे भाव को यूज करना है, कहाँ मुझे राशि की प्रॉपर्टी को यूज। बात समझ में आ रही है गणेश जी? ये क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने पूछा अभी आपसे? ये इस तरह क्वेश्चन कभी जी आपके सर। मन में आया है कि ये मैं राशि को कैसे यूज करूं, भाव कैसे यूज करूं, सर है ना। भाव जो है। जी सर। हाँ। तो अगर आप लोग के क्वेश्चन ये क्लियर हो गया है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी इस एग्जांपल को समझना। यही एग्जांपल पे सारा ये सिस्टम पूरा बेस्ड है जो हम पढ़ेंगे। एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैंने प्रश्नियम क्लास में भी लिया था। तो एग्जांपल ये है कि एक जंगल है, ठीक है, जंगल में एक शेर है और एक हिरन है। ठीक है, शेर हिरन को खा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। शेर हिरन को खा रहा है, और एक साइड पे शेर के बच्चे बैठे हुए हैं, और एक साइड पे उस हिरन के बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ये पूरा सीन आप समझना है, बहुत रिलेवेंट सीन है, आप लोगों से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो शेर के बच्चे ये सोच रहे हैं कि आज तो पिताजी ने बड़ा अच्छा हिरन मारा है, आज तो पार्टी है घर पे। ठीक है, बड़े खुश हैं वो, हैप्पी, इनको खाना मिलेगा आज पेट भर के, है ना। वहीं दूसरी साइड पे हिरन के बच्चे भी हैं, वो बड़े उदास हैं। उन्हें लग रहा है इन्होंने तो मेरे मदर को मार डाला, और वो उदास बैठे हुए हैं। पिक्चर समझ में आ गया? तीन एंटिटीज हैं, हिरन के बच्चे इस साइड है, और शेर के बच्चे यहाँ, और वहां पर वो जो मेल शेर है वो उनकी मदर को अटैक करके खा रहा है। क्लियर? अब इस इन दोनों के बीच में ना एक और बंदा बैठा हुआ है, जो टीवी डिस्कवरी चैनल में ना उसको पूरा देख रहा है, वो हो आप। ठीक है, आप हो न्यूट्रल, आपको नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, वो शेर उस हिरन को खा रहा है, ठीक है, वो जो फीलिंग जो वो शेर के बच्चे फील कर रहे हैं, एंजॉयमेंट की, आज खाना मिलेगा, और वो जो हिरन के बच्चे जो फील कर रहे हैं, क्या आप भी सेम फील करोगे जो टीवी में देख रहे हो इस पूरे सीन को? नहीं ना। आप तो न्यूट्रल, आपको आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अगर शेर ने हिरन को खा लिया, आप बोलोगे नेचर का लॉ है ये, तो वो तो होना ही है ना, जो जिसमें ताकत है वो जीतेगा। क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ऐसा कुछ रूल है ना, तो वो है। अगर हिरन बच के भाग गया, तो आप भी खुश रहोगे, ये कैसा पागल बनाया है, शेर को भाग गया हमने। अब दोनों एंगल में आपके मजे हैं, आप न्यूट्रल हो, है ना। ये अभी तीन पिक्चर है, आप समझ रहे हो कि एक पूरा वो इवेंट हो रहा है वहां पे सामने। ठीक है, दो पार्टी है, एक पार्टी एंजॉय करती, एक पार्टी दुखी है, तीसरी पार्टी आप हो जो न्यूट्रल हो। ये समझ में आ गया? क्लियर? वो जो हिरन को जो खा रहा है शेर ना, ये जो एक्चुअल पिक्चर चल रही है, एक्चुअल पिक्चर जिसके अंदर ना बच्चे इन्वॉल्व है उसके,
शेर के, ना हिरन के बच्चे, ना आप तीनों इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, आप तीनों की अपनी अपनी परसेप्शन है उस पिक्चर को देख के, वो जो इवेंट हो रहा है। और जो एक्चुअल इवेंट जो हो रहा है, वो जो लड़ रहे हैं ना, हिरन और शेर, वो इवेंट है, वो जो ग्रह जो चल रहे हैं अभी यूनिवर्स में, अभी के टाइम पे सैटर्न एक्वेरियस में गोचर कर रहा है, वो एक्चुअल इवेंट है वो सभी को दिखाई दे रहा है ना। वो पूनम जी को भी दिख रहा है, वो गणेश जी को भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। ठीक है, उस वो एक्वेरियस में सैटर्न गोचर करता हुआ। बट पूनम जी के लिए ना वो हो सकता है वो इंजॉयबल वाला मोमेंट है, वो शेर के बच्चे हैं, वो तो खुश हैं, है ना, एक्वेरियस में सैटर्न को देख के उनको लग रहा है कि नहीं, आज तो अब मजा आ जाएगा 2.5 साल तक, है ना, सैटर्न मुझे ये देगा वो देगा, है ना, वो एंजॉय करेंगे। दूसरी जगह गणेश जी हैं, वो उदास हैं, क्योंकि उनके लिए सैटर्न एक्वेरियस में जाना उनके लिए अच्छा नहीं है। तीसरी जगह मैं बैठा, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा सैटर्न कहाँ जा रहा है ना, मैं न्यूट्रल हूँ। मैं वो पर्सन हूँ जो टीवी में देख रहा हूँ, है ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता इनके इवेंट में क्या हो रहा है। पर पूनम जी और इनको इनके हम तीनों के परसेप्शन अलग अलग है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी बात आपके समझ में आती है तो आप ये समझ लो कि जो भी आप प्लैनेट्स और वो राशियों के बीच में जो कनेक्शन जो चल रहा है ना पूरे यूनिवर्स में, वो एक्चुअल इवेंट है, वो एक्चुअल प्ले है, जो सबको दिख रहा है, हर राशि वाले लोगों को दिख रहा है, हर लग्न वाले लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, बट हर लग्न वाला ना अपनी अपनी तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन में ला रहा है। हर लग्न वाला उसको अपनी अपनी नजरिए से उस इवेंट को देख रहा है, या नजरिए का फर्क है ना। तो वो जो शेर के बच्चे हैं ना, वो समझो कि वो एक डिफरेंट लगने वाला पर्सन है। वो हिरन के बच्चे वो डिफरेंट लग्न है, और जो मैं न्यूट्रल देख रहा हूँ मैं डिफरेंट लग्न। इसका मतलब क्या हुआ कि राशियों में जब ग्रह गोचर करते हैं ना, वो इवेंट ऑलरेडी होना चालू हो चुका होता है ना, वो इवेंट ऑलरेडी हो रहा है। बट जब बच्चा जन्म लेता है, जब उसका लग्न उदय होता है, उसको लग्न मिला, है ना, मेरा जन्म हुआ धनु लग्न में। तो धनु लग्न जब मेरा हुआ, उस टाइम पे ऑलरेडी यूनिवर्स में ना सन, मर्क्यूरी, सैटर्न, ये तीनों कॉम्बिनेशन में थे। ठीक है, बट मैं धनु लग्न में जब पैदा हुआ तो मैं उस कॉम्बिनेशन को अपनी तरीके से मैं इसको एक परसीव कर रहा हूँ। वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है ना। वो तीन परसेप्शन में, वो धनु लग्न उसमें से क्या रिजल्ट देने वाला है वो आप लोगों को प्रिडिक्शन करना आना चाहिए, वो हमें सीखना है। इसका मतलब क्या है कि हर ग्रह का गोचर के ना तीन तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकता है। या तो इंजॉयबल हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, शुभ होना, है ना, या वो गोचर आपके लिए अशुभ हो सकता है। ये दो ही पॉसिबल है यूनिवर्स के लेवल पे। या तो वो शेर उस हिरन को खा जाएगा, या तो हिरन भाग जाएगा। दो ही तो इवेंट है ना, तीसरा तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। बट जो उस इवेंट के बाहर हैं लोग, वो हिरन के बच्चे, शेर के बच्चे और मैं, हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, है ना, या तो मैं इसको पॉजिटिव लूं, नेगेटिव लूं, न्यूट्रल लूं। ठीक है, तो अब आंसर क्वेश्चन का जो ओरिजिनल ओरिजिनल क्वेश्चन था, उसका आंसर ये है कि जब आपको ये डिसाइड करना होता है कि वो इवेंट शुभ है कि अशुभ है ना, वो डिसाइड होता है ग्रह किन राशियों पर बैठे हैं, वो राशि से वो इंटरप्रिटेशन निकलता है। ठीक है, कैसे? ग्रह एग्जॉल्टेड हो सकता ग्रह डेबिलिटेशन में जा सकता है ना, ग्रह कंबस्ट हो सकता है, एनिमी साइन में हो सकता है, फ्रेंडली साइन में हो सकता है, ग्रह युद्ध में जा सकता है। ये सारे नियम जो है ना, सबके सब ये राशि बेस्ड नहीं, ध्यान देना कभी भी, ये भाव के बेस्ड नहीं होते। नहीं फर्क पड़ता किस किस भाव में ये हो रहा है, पर राशि अगर, सूर्य अगर डेबिलिटेशन में है लिब्रा में, तो वो अशुभ है, बात खत्म हो गई। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्स्ट हाउस में हो रहा है, नाइन्थ में हो रहा है, सेवंथ में हो रहा है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है ना। सैटर्न एक्वेरियस में गोचर कर रहा है अभी के समय पे,
ये यूनिवर्सल चीज है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे? आप यही तो बोलोगे सैटर्न तो शुभ है ना अभी, क्योंकि वो अपने मूल त्रिकोण साइन में गोचर कर रहा है। ये तो एक शुभ स्थिति है, यूनिवर्सल है ये। बट अब प्रॉब्लम ये है कि पूनम जी के अकॉर्डिंग वो गोचर उनके लिए बुरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लग्न के अकॉर्डिंग उसको परसीव कर रही है ना। आरती जी के लिए एक अलग रिजल्ट देगा, क्योंकि वो अपने लग्न के अकॉर्डिंग उसको परसीव करेंगे, गणेश जी उसको अलग परसीव करने वाले। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है अब लग्न पे। ठीक है, अभी देखो, वो प्लैनेट शुभ है अशुभ है ये तो डिसाइड हो गया यूनिवर्सल लेवल पे, ये सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, आज के टाइम पे अभी 2.5 साल तक जो भी बच्चे पैदा होंगे ना, उन सभी का शनि एक्वेरियस में होने वाला है। तो ये बात तो तय है कि वो शुभ है। इसमें 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 कोई डाउट मत रखना। 2.5 साल के बच्चे, जितने बच्चे पैदा होंगे ना, इस पूरे 2.5 साल में सभी का शनि शुभ होने वाला है। बट डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस यहाँ आएगा कि वो जो शुभता है, वो शुभ रिजल्ट वो पर्सन एक्सपीरियंस करेगा, या वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, या वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि वो इवेंट तो घट रहा है यूनिवर्स में। वो शेर हिरण को खा मार के अटैक में है। अब वो जो शेर के बच्चे जो देख रहे हैं, वो इसको एंजॉय करेंगे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कुछ लग्नों में। कुछ लग्न ऐसे होंगे जो सैड हो जाएंगे देख के उस कॉम्बिनेशन को, सैटर्न एंड एक्वेरियस। कुछ लग्न ऐसे होंगे जो न्यूट्रल रहेंगे इस कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तो अभिजीत जी ने जो क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे हम डिसाइड करें, या तो विजय जी ने पूछा था क्वेश्चन नहीं, तो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि शुभ अशुभ डिसाइड होता है सिर्फ राशि पे। बट वो आप कितना अपने लिए आप काम पे ला पा रहे हो, आपके वो आप इसको एंजॉय करोगे नहीं करोगे, न्यूट्रल रहोगे, ये डिपेंड करता है आपके लग्न के ऊपर। ठीक है, अगर ये पूरा सिनेरियो आपके समझ में आ गया, एग्जांपल समझ में आ गया, तो आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया ना, तो आप लग्न को देख के ना यूं विद इन अ सेकेंड आप बता पाओगे कि इस पर्टिकुलर लग्न में ये गोचर कितना उसके लिए लाभदायक है। ये दुनिया भर के राशिफल पढ़ने की आप लोग को जरूरत नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता अभी तक, तो ट्रांजिट पढ़ना आपके लिए बेकार था। ट्रांजिट आप कैसे रिजल्ट बताने वाले जब आपको यही नहीं पता कि रिजल्ट इंटरप्रिटेशन हो कैसा रहा है। रिजल्ट तो आपके पैदा होने से पहले वो ग्रह बना चुके हैं ना यूनिवर्स पे। जब आप पैदा हुए आपका लग्न बस अब उसको परसीव कर रहा है, वो अच्छा बुरा, या आप उसको कैसे लेने वाले, है कि नहीं। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, अब आप ये समझो जो मैं बता रहा हूँ, अब इसको नोट तक लिख लो आप लोग इसको। मैं 3 नियम आपको बताऊंगा लग्न के लिए। ठीक है, अभी जो नियम बता रहा हूँ ये वो नियम है जो ये बताएंगे आपको कि अगर ग्रह शुभ है कि अशुभ है, ये पता करने के बाद वो आप उसको यूज कर पाएंगे अपने जीवन में कि नहीं कर पाएंगे। ये लग्न से पता लगता है। इसको हम लोग इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो फेवरेबल, अनफेवरेबल, न्यूट्रल। ठीक है, तो जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो कॉन्सेप्ट है बेनिफिक एंड मेलेफिक का। एक कॉन्सेप्ट हो गया बेनिफिक मेलेफिक, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया फेवरेबल, अनफेवरेबल, न्यूट्रल। Sir, I think sir auspicious, inauspicious हाँ, and favorable ऑस्पिशियस, and neutral. बेनिफिक मेलेफिक को हाँ छोड़ देते हैं। हाँ ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस, ठीक है, जिसको बोलते हैं शुभ अशुभ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है फेवरेबल, अनफेवरेबल, न्यूट्रल। सर वही कारक अकारक। हाँ, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अब। शुभ अशुभ हमने बोल दिया। एक कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम बताने वाला हूँ अब, कि वो फेवरेबल, अनफेवरेबल, न्यूट्रल है, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कारक, अकारक, मारक। तो कारक, अकारक और न्यूट्रल, तटस्थ बोलते हैं सर।
इसको इसको एक्सटेंड करके हम लोग मारक डाल देते हैं, बाधक डाल देते हैं, और जितना चाप उतना पैरामीटर डाल दें इसमें आप लग्न में। ये सब लग्न पे बेस्ड है। ठीक है। अब तीन नियम जो है ना, सबसे प्राइम नियम वो ये है। पहला नियम कि किसी भी लग्न में 1, 5 और 9 हाउस जो है ना, 1, 5, 9 हाउस में जो भी राशियां पड़ रही होंगी, है ना, उन राशियों के जो लॉर्ड ग्रह होंगे वो हमेशा उस लग्न के लिए फेवरेबल रहेंगे। ठीक है। अगर किसी का एक्वेरियस 1, 5, 9 में अगर आ रहा है, 1, 5, 9 हाउस में, ठीक है, एक्वेरियस राशि, या वो एक्वेरियस लग्न में हो, है ना, या वो जेमिनी लग्न में हो, या वो लिब्रा लग्न वाले हो, इन तीनों लग्न वालों के लिए ये सैटर्न का जो ट्रांजिट है ना वो अच्छा जाएगा। हम्म। मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। ये 1, 5, 9 का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं त्रिकोण, करेक्ट। तो ऋषियों ने हर बुक्स में ये बोला है कि ये त्रिकोण हमेशा ना शुभ रिजल्ट देते हैं। एक्चुअली शुभ नहीं देते रिजल्ट, वो फेवरेबल होते हैं। और कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ भी हमने इंटरप्रिटेशन में ये लिख दिया बुक्स में कि ये शुभ देते हैं। अगर ये शुभ दे रहे हैं तो फिर राशि क्या कर रही है वहां पर? ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट होता है ना। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ये हौच पौच हो गया है। तो अभी कहानी ये हो गई है कि सभी लोग राशियों को भाव के इक्विवेलेंट मानने लगे, है ना। कैप्रिकॉन राशि भी जॉब दे देती है, 10th हाउस भी जॉब दे देती है। पर सरासर गलत है ना ये। ऐसा नहीं है। कैप्रिकॉन का अपना एक प्रॉपर्टी है, 10th हाउस जॉब से रिलेटेड है, अलग अलग चीजें। ठीक है। तो जब मैंने ये बोला कि 1, 5, 9 हाउस में जो भी राशियां पड़ेंगी, वो राशियां हमेशा आपके लिए कारक की तरह काम करती हैं, वो राशियां हमेशा आपके लिए फेवरेबल रहती हैं। इट मीन्स अगर किसी का एक्वेरियस साइन अगर इन तीन भाव में पड़ रहा होगा तो उनके लिए अभी करंट ट्रांजिट ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा ना। सैटर्न मूल त्रिकोण राशि में भी है, ऊपर से वो कारक भी बन रहा है। तो जो बच्चे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ये तीन लग्न लेके पैदा होंगे, इन तीनों टाइप के बच्चों के लिए ये गोचर सबसे अच्छा जाएगा 2.5 साल का। इसमें कोई शक नहीं। क्लियर हो गया सबको? गणेश जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हम क्यों कर रहे हैं? जी सर। ठीक है। ये लग्न के लिए है, तो ऐसा आपको 12 लग्न के आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है। ये पहला रूल था। ये पहले रूल में मैंने ये बताया कि 1, 5, 9 हाउस में जो भी राशियां पड़ती हैं वो ग्रह कारक कहलाते हैं। उन राशियों के लॉर्ड्स जो है वो कारक ग्रह कहलाते हैं और फेवरेबल होते हैं। फेवरेबल का मतलब ये है कि उसके जो रिजल्ट होंगे, उन ग्रहों के रिजल्ट, वो आपको ना बेनिफिट जो रिजल्ट होंगे वो फटाफट मिलते हैं, है ना, बिना मेहनत के मिलते हैं। अच्छा, अब रिजल्ट अगर मेलेफिक हो तब क्या? तब भी अच्छा, आपको आपको घर बैठे बैठाए मिलेंगे, बिना मेहनत के मिलेंगे। ठीक है। तो कारक ग्रहों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लैनेट जो है ना, वो डेबिलिटेशन में है, एक्सॉल्टेड में है, उससे फर्क नहीं पड़ता उनको। उनका काम है वो रिजल्ट आपको देना, तो आपको बिना मेहनत के देते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम इसको कारक बोलते हैं। हम्म। तो वृषभ लग्न के लिए गणेश जी आप बताएंगे, ठीक है, एक एक करके सभी से पूछते हैं अभी पर इतना समझ में आता है। टॉरस लग्न हो गया। जी सर। ठीक है, तो मन में इमेजिन कर लीजिए टॉरस लग्न। ठीक है। अब उस टॉरस लग्न के लिए कारक ग्रह कौन कौन से होंगे, जो फेवरेबल प्लैनेट्स होंगे कौन से होंगे? वृषभ लग्न हो गया। ठीक है। तो नियम हमने ये पढ़ा कि ट्रायंगल, 1, 5, 9 हाउस। वीनस। तो अभी आप ये देखो कि टॉरस अगर लेते हैं
तो टॉरस 159 में कौन सी राशियां पड़ती हैं? सर एक टॉरस, में आएगा वर्गो और वर्गो और कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन सर। है ना, वर्गो और कैप्रिकॉन आ गया। जी सर। तो ये आपको ना ये स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा लगना सोचने की, है ना, क्योंकि ये थोड़ी बहुत बेसिक चीज है, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जी अभी जैसे मान के चलो मैं टॉरस हटा के जेमिनाई कर दूं, अब बताओ गणेश जी क्या होगा अगर मैं जेमिनाई लगना बना दूं इसको फर्स्ट हाउस में, अगर मैं 3 नंबर साइन डाल दूं, तो तब तो अब कारक ग्रह सर कौन से हो गए? सर ये बुध आ जाएगा। हाँ, उसके बाद सर 7th का बुध, शुक्र और सर शनि। बुध शुक्र शनि आ गए, ठीक है। तो मतलब ये जेमिनाई लगने वालों के लिए बुध शुक्र और शनि की कारक ग्रह है, जी सर। ठीक है। ये तीनों ग्रह जो है ना, ये जेमिनी लगना के लिए ना फटाफट रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, अगर मान मान लो इनका जो बुध है वो अगर वो हो जाए नीच का, अगर ये जेमिनाई लगने वाले का बुध जो है वो जाके बैठ जाए पैसे साइन में, नीच का हो गया, जी सर। तो पता क्या करेगा उन लोगों को, वो जो नीच के जो रिजल्ट है ना, वो भी उनको बिना मेहनत के ना घर बैठे बैठाए उनको वो देगा। वो 12th साइन कहाँ पड़ रहा है इनका? 10th हाउस में, है ना। जी सर। तो उनको प्रोफेशनल डिफिकल्टीज होंगी। तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपके पास कंसल्टेशन लेने आएंगे और बोलेंगे मेरा तो जेमिनी लगना है और मेरा 10th हाउस में ना बुध बैठा हुआ है, ठीक है, और मैं करियर में कभी ग्रो नहीं कर पाता हूँ, परेशान रहेगा हमेशा वो अपने करियर को लेकर। उल्टा आपसे आर्ग्यू भी करेगा कि मैंने तो ये पढ़ा है कि ऋषि ये बोलते हैं कि 159 के प्लैनेट हमेशा शुभ होते हैं, है ना। डिबिलिटेशन में है तब भी बोलेगा मुझे मुझे शुभ मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन है ना, हमें तो ये बताया गया है बुक्स में हर जगह कि 159 में हमेशा गलत शुभ होते हैं। अब डिफरेंस समझना, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ शुभ नहीं होता हूँ, यहाँ वो फेवरेबल होता है ना। तो वो डेबिलिटेशन में जाके बैठ गए, वो तो कंट्रोल कर नहीं सकते, है ना। तो डेबिलिटेशन का भी तो रिजल्ट मिलेगा, तो डेबिलिटेशन का रिजल्ट क्या मिलेगा वहां पे? करियर में डिफिकल्टी, है ना। और वो उसको मिलने हैं अपने आप बिना मेहनत के, वो कुछ करे ना करे वो मिलना है उसको, है ना। अगर वही मरकरी मान के चलो एग्जॉल्टेड हो जाए, जाके वर्गों में बैठ जाए, फिर वर्गों में अगर बैठ गया तो वो एग्जॉल्टेशन में है ना। अपने 4th हाउस के रिजल्ट जो होगा, क्योंकि जेमिनी साइन में वर्गो कहाँ पड़ेगा? 4th हाउस में। फोर्थ हाउस। 4th हाउस किसका होता है? एजुकेशन के। तो ये पर्सन को ना एजुकेशन बड़ा स्मूथली हो जाएगा, बहुत शार्प बंदा, इंटेलिजेंस, एजुकेशन बड़े अच्छा से निकाल सकता है बंदा, अगर जेमिनी लगना है, मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड है तो कहने का मतलब ये है कि वो उसको एंजॉय करने वाला है कि नहीं करने वाला है, ये तो ग्रह ने बता दिया, है ना, राशि के बेसिस पे। अब वो उसको कैसे मिलने वाला है, मेहनत के बिना मेहनत के, वो कौन बता रहा है? वो लग्न डिसाइड करेगी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है। गणेश जी एक एक और लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। अब कैंसर लगना हो अगर, तो कारक ग्रह कौन हुए? सर कैंसर लगने के लिए सर ये हो गया मंगल। मंगल हम्म। हो जाएगा। और सर बृहस्पति और हम्म। मून, हम्म। चंद्र। तो ये 3 हमारे कारक हो गए, जी सर। ठीक है। कुंडली में अगर ये अच्छी राशियों में है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है आसानी से, ठीक है। जी सर। अगर यही 3 प्लैनेट अगर डेबिलिटेशन में चले गए, शत्रु राशि में आ गए, कंबस्ट हो गए, है ना, अस्त हो गए, मतलब सूर्य के साथ अगर आ गए, अगर ये तो सिचुएशन में आ रहे हैं,
तो फिर बुरा भी आसानी से होता है। ओके। हाँ, ठीक है, ये हो गया कारक। अब है अकारक। अकारक क्या होते हैं, है ना? अकारक ना इसके जस्ट उल्टा है कारक के। जैसे मैंने बताया कि कारक आपको ना बिना मेहनत की चीजें दे देते हैं, वो बना ही आपके लिए है, ठीक है। पर प्रॉब्लम है कि वो फिल्टर नहीं करते हैं अच्छे बुरे में, वो देते हैं जैसा भी है। मोस्टली अगर अच्छे रिजल्ट हैं तो और ज्यादा करके देते हैं वो, ठीक है। अगर बुरे रिजल्ट है तो वो थोड़ा सा कम करते हैं, बट देते वो भी है, ठीक है, मना नहीं करेंगे कभी। अकारक में क्या होता है कि वो जो रिजल्ट, जो मेलेफिक रिजल्ट होंगे ना, कोई अगर ग्रह डेविटेशन में चला गया या बुरी स्थिति में है, तो वो ग्रह जो अकारक प्लैनेट है वो बिना मेहनत के वो बुरे रिजल्ट फटाफट देते हैं, ठीक है। बट जो अच्छे रिजल्ट होंगे ना वो नहीं देंगे, ठीक है, वो मेहनत के साथ देंगे। जब तक आप जी तोड़ मेहनत नहीं कर लोगे उस चीज के पीछे ना, वो रिजल्ट नहीं देने वाले। समझ में आ गया? अब अकारक कौन से होते हैं? अकारक वो भाव हो गए आपके जो 3, 6, 11 में पढ़ते हैं। 3, 6, 11 में जो भी राशियां पड़ेंगी उनको अकारक ग्रह बोले जाते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा कारक ग्रह 159 हाउसेस, ठीक है। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे दोगे। अगर केस कुछ ऐसा आता है कि एक राशि पड़ रही है फर्स्ट हाउस में, मतलब कारक ग्रह में, और एक राशि पड़ रही है अकारक में, तो कैसे डिसाइड होगा? तो प्रायोरिटी हमेशा आप 159 को दोगे। क्लियर हो गया? सेकेंड प्रायोरिटी 3, 6, 11 को। तो अभी बहुतों के मन में क्वेश्चन आएगा कि कुछ लग्न में ना एक राशि लग्न में पड़ती है, दूसरी राशि पड़ेगी 6th हाउस में, है ना, टॉरस में ही। टॉरस में। तो फिर कैसे डिसाइड करें? तो आसान है, 159 को प्रायोरिटी देना है, तो वीनस आपके लिए उसमें कारक ही रहेगा, वीनस का कारक नहीं भूलना है, ठीक है। बीपीएचएस में 34th नंबर चैप्टर में जब ये पराशर ऋषि ये सब समझाते हैं ना, तो वो टॉरस लग्न के लिए बोलते हैं यहाँ पर वीनस अकारक है। किसी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है न्यूट्रल हो जाता है, पर ये दोनों ही बातें में कुछ गड़बड़ है, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक नियम वो खुद ही बताते हैं कि 159 हमेशा पावरफुल होता है, प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। यही नियम लघु पराशरी मध्य पराशरी में भी है। 159 जो ट्रायनल है ये हमेशा प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, ठीक है। 3, 6, 11 हो गए अकारक। उसी लग्न के सेकंड, 8th एंड 12th, सेकंड, 8th एंड 12th, इसमें जो राशियां पड़ेंगी सेकंड हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में, इन तीनों भाव की जो राशियां होंगी, इसके जो प्लैनेट होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। ये हो गए न्यूट्रल, तीनों के तीनों। एट्थ भी सर। एट्थ भी, एट्थ भी न्यूट्रल होता है, ठीक है। कैरेक्टर वाइज वो न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। और उसमें बहुत बार कुछ कुछ राशियां, कुछ लग्न ऐसे होंगे जिसमें एक राशियां पड़ेंगी आपकी त्रिकोण में, उसमें 3, 6, 11 में अकारक में, और एक राशि पड़ रही है न्यूट्रल में, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही है, कहलाएगा वो अकारक ही। अगर एक राशि पड़ रही है 159 में, एक पड़ रही है न्यूट्रल में, तभी 159 में कारक होता है, तो कारक ही बोलेंगे उसको, ठीक है। सूर्य की राशि और चंद्रमा की राशि अगर न्यूट्रल पे जाती है तो वो उसको न्यूट्रल ही काउंट करोगे ना, वो कारक है ना कारक है, वो डिपेंड करता है वो किन ग्रहों के साथ है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो रिजल्ट देते हैं।
खुद की नेचर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। ठीक है। कुछ क्लासेस में मतलब कुछ क्लासिक्स में ये लिखा है कि अष्टम को यहाँ पर बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाग्य का वो 12th हाउस है, 9th हाउस से 12th हाउस बनता है ना, तो भाग्य से 12th में होने की वजह से उसको हम लोग बुरा मानते हैं उसमें। तो वो पर्टिकुलरली वो 9th हाउस के कारक तत्वों के लिए बुरा है वहां। बात समझ रहे हो? तो वो सूत्र जो वो जो श्लोक है उसको मिक्स नहीं करना है इसके साथ। वो श्लोक का इंटरप्रिटेशन ये है कि वो 9th हाउस के सिग्निफिकेशंस को खत्म करेगा वहां पे बाय डिफॉल्ट। बट ये जो हम ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस पढ़ रहे हैं ना, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा हर हाउस किसी ना किसी का 12th बन रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? भाग्य का 12th हम बुरा बोलते हैं, तो क्या कर्म का 12th को और बुरा बोलना चाहिए हमें? तो क्योंकि युग तो कर्म प्रधान ही है ना अभी सब कुछ। तो 9th हाउस तो और ज्यादा बुरा हो जाएगा फिर, क्योंकि वो 10th हाउस का 12th है। लग्न का 12th हाउस वो और ज्यादा बुरा होना चाहिए फिर तो। बट ऐसा नहीं है, नियम के प्रकार 2, 8 एंड 12 ये न्यूट्रल ही है ना। तो हर हाउस से 12th हाउस वो होता है, बट पर्टिकुलरली उस कारक तत्व के लिए जो वो भाव दिखा रहा है जिससे वो 12th है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें। ये हो गया, सारे कवर कर लिए। अब बचा केंद्र। कौन से हाउस बचे? 4, 7 एंड 10th हाउस, है ना। इनका इनका क्या होगा? ये बीच में जो है हाउसेस है ना। तो इसके लिए नियम क्या है कि अगर बेनिफिक प्लैनेट्स के राशियां अगर 4, 7, 10 में पड़ती हैं, ठीक है, बेनिफिक प्लैनेट्स की राशियां अगर 4, 7, 10 में पड़ती हैं तो वो बन जाते हैं अकारक। ठीक है। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स की राशियां अगर 4, 7, 10 में पड़ती हैं तो वो ग्रह बन जाते हैं कारक। ठीक है। इसी को आगे जाके ना वो क्या बोल देते हैं, केंद्राधिपति दोष, और इस तरह से कुछ और कॉन्सेप्ट बने हैं आगे। उसका बेस ये है। ठीक है। चंद्रमा जो प्लैनेट है, इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें ध्यान देना हमेशा। ठीक है। अगर वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तब तो बेनिफिक मानते हैं, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो मेलेफिक मानते हैं। तो किसी की कुंडली में अगर ये कैंसर साइन जो है चंद्रमा की राशि अगर 4, 7, 10 में पड़ रही है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है वो, तो वह कारक बन जाए। ठीक है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है 4, 7, 10 में अगर उसकी राशि आती है कैंसर साइन तो वो कारक है। सारे नियम क्लियर? अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारे लग्नों को आप डिकोड कर सकते हैं। लग्न सोचना है फटाफट, आपको देखना है कि 159 में कौन है, तो वो प्लेनेट कारक है, मतलब वो रिजल्ट आसानी से देगा। अब उस ग्रह को देख लो कि कुंडली में कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है। अगर वो शुभ है तो वो शुभ की जो कारक तत्व होंगे ना वो उस पर्सन को लाइफ में एंजॉय करेगा वो। नहीं है, अकारक है, तो आपको बोलना है भैया तेरे को तो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा इसमें, जी तो तभी रिजल्ट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। और अक्सर लोग मेहनत नहीं करते उसमें, इसलिए परेशान रहते हैं। अब मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप ना अब आज के बाद आप नोट करना शुरू करोगे आप लोग। वो ये है कि अगर कोई प्लैनेट किसी की कुंडली में एग्जॉल्टेशन में है, सूर्य चला गया एग्जॉल्टेशन में, है ना, जैसे जेमिनी लगने वालों का ही सूर्य एग्जॉल्टेड हो गया। ठीक है। अब जेमिनी लगने वालों के लिए अगर सूर्य एग्जॉल्टेड भी हो जाए ना कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लग्न के लिए ना वो सूर्य है अकारक, है ना। अकारक है तो एग्जॉल्टेशन का रिजल्ट उसको आसानी से मिलना नहीं है। वो लाख मर्जी ज्योतिषी के चक्कर लगा ले, कितना मर्जी उसको समझा ले कि ऋषि पराशर ने तो बोला था एग्जॉल्टेड का रिजल्ट मिलता है, मंत्रेश्वर ने बोला था, लाख मर्जी बोले तो कभी नहीं मिलना उसको। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि अकारक है।
तो बिना मेहनत के नहीं देगा वो। तो वहां उसको ज्योतिषी के चक्कर नहीं लगाने हैं, वहां उसको सूर्य वाले जो कार्य है ना, उसको उसको करने पड़ेंगे जी तोड़ तरीके से। तो ही वो एग्जॉल्टेड सूर्य का उसको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कोई दशा वशा देखने की जरूरत नहीं है, ये कुंडली का आप लग्न देख के उस ग्रह की पोजीशन देख के फटाफट आप बता पाओगे कि ये बंदा क्यों इतना परेशान रहता है पैसे को लेके, काम को लेके। सर इसमें एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो एस्पेक्ट तो ऑब्वियसली देखेंगे, पर जो बेसिक जो कैरेक्टर है उस पर्सन का, वो तो आपको इतनी तो समझ में आ जाना चाहिए। आप खुद अपने जीवन में देखो ना, आपके कुंडली में ऐसा कोई प्लेनेट है जो अकारक है और बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठा है, आप देखना जीवन भर आप उसी के लिए भटकोगे आप। पर कभी आप मेहनत करने का नहीं सोचोगे उसमें। आपको लगेगा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपकी मेहनत कैसे होगी? आपकी मेहनत होगी पूजा पाठ में, है ना, उपाय कर लूं, अंगूठियां पहन लूं, ऐसे मेहनत करते हैं। बट अकारक के जो मेहनत उपाय होते हैं ना, वो ये अंगूठे पूजा पाठ में नहीं होती है। उनके उपाय होते हैं मेहनत में, क्योंकि 3 6 11 जिसको मैं अकारक बोल रहा हूँ ना, यही उपचय भाव भी होते हैं। और उपचय भाव समय के साथ ग्रो करते हैं, मेहनत के साथ, एक्सपीरियंस के साथ रिजल्ट देते हैं वो, है कि नहीं। घर बैठ के अफसोस करने से रिजल्ट नहीं मिलते इनके। Yes. तो इसीलिए आप लोग अपनी कुंडली में देखिए कि क्या कोई ऐसा 3 6 11 का लॉर्ड या केंद्र में कोई बेनिफिक राशि है उसका लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। और अब देखो, क्या आप उसी रिजल्ट की कमी आप महसूस कर रहे हैं जीवन में? जवाब आएगा हाँ, वही आप ढूंढ रहे होंगे। ठीक है। अगर किसी की 159 की राशि, 159 के जो प्लैनेट्स हैं, अगर वो डेबिलिटेशन में है, कंबस्ट में है, उसी से परेशान भी रहोगे आप। और आपको शिकायत भी रहेगी कि मैं तो कुछ नहीं करता तब भी मेरे साथ ऐसा होता रहता है ना। किसी का वीनस है ना, जैसे हमारा लिब्रा लगन नहीं हो गया, उसका वीनस डेबिलिटेशन में है, तो वो आदमी बेमतलब का परेशान रहेगा फीमेल एलिमेंट से, लेडीज के साथ दिक्कत, ऑफिस में लड़कियों के साथ दिक्कत, फीमेल बॉस परेशान करना, मतलब शुक्र वाली चीजों से है कि अब परेशान रहेगा वो। अब वो भी तो शिकायत भी तो करेगा ना कि मेरा तो लिब्रा लगना ही है, फिर भी हमें दिक्कत है। ग्रह उसका कंबस्ट बैठा है, डेबिलिटेशन में है, तो उपाय करेगा वो तब भी काम नहीं करना, क्योंकि उपाय से काम नहीं बनेगा, वहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। सर अगर अकारक ग्रह डेबिलिटेशन में हो जाए तो फिर उसको अकारक ग्रह डेबिलिटेशन में हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है ना, तो वो तो आपको वो भर भर के देगा इसमें रिजल्ट, उसमें क्या दिक्कत। वो तो बिना मेहनत के देगा ना, फिर तो अकारक जो नेगेटिव रिजल्ट है वो तो आपको घर बैठा के देंगे वो। हम्म, बट जो अच्छे रिजल्ट होंगे ना, वो उसके लिए मेहनत चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोई भी भाव यहाँ पर ना बुरा कोई नहीं है। है ना, भाव कभी बुरे नहीं होते हैं। वो जो राशि जो है ना, उस राशि में जब ग्रह गोचर करता है, वो गोचर बनाता है उसको अच्छा बुरा। है ना, अभी सैटर्न एक्वेरियस में है, कल को एरीज में पहुंच जाएगा, हो गया डेबिलिटेशन हो तो। है ना, बट वो डेबिलिटेशन फर्क पड़ता है ना, हो सकता है कि विजय जी के चार्ट में वो डेबिलिटेशन का जो रिजल्ट है वो केंद्र में उसकी राशि, उसमें त्रिकोण में राशि आती है, आपका एरीज लग नहीं है। ठीक है, अब वो चला गया डेबिलिटेशन में सैटर्न, तो डेबिलिटेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा, आसानी से मिलेगा, क्योंकि वो कारक का काम ही हुआ है ना, आपके लिए कारक आपके लिए तो कार्य कर रहा है। बट अगर वही एरीज साइन आपकी 3 7 3 6 11 में अगर पड़ रही है,
ठीक है। तब इसका मतलब क्या है कि वो जो रिजल्ट है तब भी आपको आसानी से मिल रहे हैं, क्योंकि मेलेफिक मेलेफिक के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है कि जब भी डेबिलिटेशन ऐसा होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि कारक और अकारक कौन से रिजल्ट आपको आसानी से मिलने वाले, किस में आपको मेहनत करनी है। और जहां न्यूट्रल कोई ग्रह है, अगर न्यूट्रल है तो वहां पर फिर वो डिपेंड करता है कि आदमी की ना मंशा क्या है, मतलब आदमी की इच्छा कहाँ पर है, वो कहाँ वो थोड़ा सा झुकाव रखेगा जिस चीज की तरफ, वहां वो जाएगा न्यूट्रल प्लैनेट। ठीक है, आप इस एंगल से चार्ट को देखना शुरू करो, तब ट्रांजिट भी आप समझ पाओगे, आप शुभ अशुभ रिजल्ट भी आप निकाल पाओगे आसानी से लग्न को देखकर ही। आप लोग क्या करेंगे ना एज अ होमवर्क, अब 12 लग्नों के लिए आप ये लिस्ट बनाओ कि कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा कारक है किस लग्न में, और कौन सा उसका न्यूट्रल है। एक कॉन्सेप्ट और हमने पढ़ा था मारक भी, तो मारक हमने क्या पढ़ा था, 2 और 7, ये हमारे मारक होते हैं, है ना। खासकर इसमें तब और प्रबल मारक माना जाता है प्लैनेट जब वो अकारक भी हो जाए, है ना। कोई अगर अकारक भी हो गया प्लैनेट और वो मारक भी बनता है तो वो बहुत बुरा है फिर वो। कारक भी है और मारक भी है तब तो फिर भी ठीक है, एकदम कोई समस्या नहीं है ना। अकारक और मारक की जब कॉम्बिनेशन जो है ना, कोई अगर एक प्लैनेट ये दोनों स्टेटस होल्ड करता है किसी लग्न में तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ये बना पाएंगे सब टेबल, लिस्ट बन जाएगी सबसे ही। Yes, sir. जी सर। हाँ विजय, अब बताओ, आपने हैंड रेज किया था। सर आपने अभी बताया कि जो कारक प्लैनेट होते हैं हमारे, अगर वो केंद्र में बैठ जाए तो वो अकारक हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं नहीं, कारक ग्रह केंद्र में बैठ जाए, कारक नहीं, मैंने ये बोला कि अगर बेनिफिक प्लैनेट्स की राशियां अगर केंद्र में हो तो अकारक होता है। बेनिफिक प्लैनेट, लाइक जेमिनी लग्न हो गया ना, सॉरी जेमिनी लग्न नहीं, आपका कोई और लग्न ले लो आप, धनु लग्न हो गया। तो धनु लग्न में जैसे आपका जो मर्क्यूरी है उसकी दोनों राशियां 7th और 10th में पड़ती हैं, है ना। यहाँ ये अकारक होगा। मारक भी होगा। मारक भी होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। और किसी कोई दिक्कत है इस पूरे कॉन्सेप्ट में? अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि राशियां किस लेवल तक काम करती हैं और लग्न का क्या इंपॉर्टेंस है, कि लग्न से ही हाउसेस में निकलने हैं सब। ये लग्न ही डिसाइड करता है कि ग्रह आपके लिए कारक अकारक और मारक कौन सा है ना। हाउसेस को हमें इस तरीके से हमें सर यूज करना है। हम्म। सर अगर बेनिफिक प्लैनेट की राशि अगर ये 5 और 9 में आ जाए तो कारक ही तो रहेगा ना तो। कारक रहेगा। 159 में तो कोई भी राशि आ जाए वो कारक ही कहलाएगा वो, फिर वो फेवरेबल ही है हमेशा, चाहे सैटर्न आ जाए चाहे जुपिटर आ जाए कोई भी आ जाए। ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए ठीक है, अभी एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, मैंने आपसे ये बोला अभी कि ये सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन में है ना। ये कॉम्बिनेशन लियो साइन में हो रहा है। अगर मैं लग्न चेंज कर दूं तो हर लग्न में ये डिपेंड करता है लग्न टू लग्न कि इसका रिजल्ट उस पर्सन को किस लेवल पे मिलने वाला है ना। कारक रहेगा तब तो ये कॉम्बिनेशन फटाफट उसको जीवन में घटित होगा, है ना। अकारक रहा तो वो घटित तो होगा बट उसको मेहनत डिमांड करेगा वो।
मेहनत करेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलना है ना। अब ये कॉम्बिनेशन क्या, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो? अभी अभी लग्न भूल जाओ आप। अभी यूनिवर्सल फिनोमेना आप देखो कि सूर्य शुक्र का रिजल्ट क्या होते हैं। फादर को वेल्थ मिलेगी, वेल्दी फादर। सन फादर है, वीनस वेल्थ है, सन है। हाँ, है ना, ये हो गया। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि क्या सन वीनस का कॉम्बिनेशन और क्या वीनस और सन का कॉम्बिनेशन सेम है, सेम रिजल्ट देने वाले हैं? नहीं। No, ठीक है, अगर वीनस को मैं, अभी क्या है कि सूर्य 11 डिग्री पे है और शुक्र हमारा है 14 डिग्री पे। अगर मैं सूर्य को कर दूं 14 डिग्री पे और शुक्र को कर दूं 11 डिग्री पे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, पड़ने वाला है रिजल्ट में? ये भी आपको पता होना चाहिए। सन के रिजल्ट प्रॉमिनेंट हो जाएंगे और वीनस कंबस की श्रेणी में आ जाएगा। तो कंबस तो अभी दोनों दोनों ही केस में है। पर डिग्री वाइज सन ज्यादा डिग्री का रहेगा तो थोड़ा इसके इफेक्ट ज्यादा रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कंबस जब आप देखोगे ना, कंबस का जो टेबल है उसमें डिग्री दी हुई है, स्पेसिफिक डिग्री की, शुक्र कब अस्त कब होता है ना। जब आप वो देखोगे, जैसे स्टार्ट में कंबस नहीं है शुक्र, हम्म वो 28 डिग्री से, डिग्री का हाँ, बोलती वो है, हाँ। डिग्री डिग्री क्रॉस कर चुका जी सर। है ना। तो जितना डिग्री वो आगे क्रॉस किया, उतना उतना डिग्री अगर पीछे भी चलेगा ना, तब भी वो कंबस नहीं कहलाएगा, हम्म है ना। वो डिग्री प्लस माइनस लिया जाता है ना, आगे पीछे दो। ये कंबस नहीं है इसमें, डिग्री का। सन अपना साइन छोड़ के जा रहा होगा दूसरे साइन में। तब भी कंबस नहीं कहलाएगा ना। अच्छा सर नहीं, आप कंबस वो, अगर वो दो डिफरेंट क्वेश्चन का साइन में है, डिग्री। सर आप क्वेश्चन हाँ, का आंसर दे रहा था कि अगर ये वीनस सन स्विच हुआ हाँ। तो रिजल्ट के तौर पे सर सन क्योंकि दूसरे साइन में जा रहा होगा, अगर हम्म। उसको 14 डिग्री कर देंगे तो रिजल्ट वीनस का होगा सर, क्योंकि वीनस स्ट्रांग है, साइन में बैठा होगा सन की नहीं, साइन। यहाँ पर बात स्ट्रांग और वीक की हो ही नहीं सकती ना, यहाँ पे डिग्री से स्ट्रांग वीक नहीं निकलता कभी भी, है ना। वो पता नहीं कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, मुझे आपको समझ नहीं आया कि बहुत लोग बोलते तो हैं कि डिग्री आगे कर दूंगा तो स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग और वीक नहीं है बात, यहाँ पर क्या है, सारा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो ग्रह जब भी साथ में बैठते हैं, एक ग्रह उसमें गिवर होता है, एक ग्रह रिसीवर होता है। ठीक है, ये रिसेंटली मैंने भी इसको भी ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने ट्रांजिट वाले वेबिनार में भी कराया था, अभी मैंने इसको बीएनएन में भी कराया है। BNN। तो कॉन्सेप्ट ये है कि दो ग्रह जब साथ बैठे हैं एक साथ, तो उसमें एक प्लैनेट होगा रिसीवर, एक होगा गिवर। रिसीवर कौन होगा? जो उस रिजल्ट को एक्सपीरियंस करने वाला है एट द एंड। और गिवर कौन होगा? जो अपने कारक तत्व से उसको पास ऑन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, दो ग्रहों की प्रॉपर्टी होती है। बट ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन गिवर है कौन रिसीवर है? तो जी। जो ग्रह सबसे लोअर डिग्री पे होगा, दो ग्रह अगर योग में है, जैसे इसमें सन वीनस एक साथ बैठे, इन दोनों में से जो सबसे लोएस्ट डिग्री पे होगा वो होगा रिसीवर। ठीक है, और जो ग्रह हायर डिग्री पे होगा वो होगा गिवर। यहाँ पर सूर्य है लोअर डिग्री पे, 11 11 डिग्री कम हो गया, ठीक है। और वीनस हो गया 14 डिग्री पे, यानी वीनस हमारे हायर डिग्री पे है, करेक्ट। तो यहाँ पर गिवर कौन है? गिवर मतलब जो देने वाला है, देने वाला है शुक्र, और लेने वाला कौन है? सूर्य, है ना। इसको आप ऐसे सोचो कि सूर्य कौन हो गया? फादर। शुक्र हो गया वेल्थ। तो शुक्र अपने कारक तत्व से वेल्थ निकाल के फादर को देने वाला है। ये कॉम्बिनेशन बना दिया वेल्दी फादर का। और सूर्य अपने ही राशि में है। ठीक है, और प्रबल हो गया प्रोडिक्शन एक। बट अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अब क्या हो गया? अब वहां पर सूर्य है गिवर और शुक्र है रिसीवर। अब क्या, अब रिसीवर है शुक्र, तो शुक्र के बेसिस पे रिजल्ट निकल के आएगा अभी।
जब शुक्र का लो डिग्री पे होगा, सूर्य हाई डिग्री पे होगा ना, तो हम बोल सकते हैं कि इस पर्सन की जो वाइफ है ना वो बड़ी एरोगेंट होगी। प्रिडिक्शन हमने चेंज कैसे किया, हमने वो वाइफ को सेंटर मान के हमने शुक्र की, सूर्य की प्रॉपर्टी उसमें हमने डाली कि सूर्य तो है देने वाला अब यहाँ पे। अच्छा। ऐसे अब लाख मर्जी कारक तत्व मिक्स मिक्स करके आप प्रिडिक्शन डालो। शुक्र सर को यहाँ वाइफ मानो, सूर्य की सारी प्रॉपर्टी इसमें डालो, एक एक करके सारे कारक तत्व, कितने प्रिडिक्शन बना लोगे आप। शुक्र के कारक तत्व चेंज कर दो, वाइफ से हटा के कर दो वेल्थ। अब सूर्य की दोबारा सारी प्रॉपर्टी डालो, तो वेल्थ का आपको समझ में आ जाएगा। शुक्र का वेल्थ हटा के तीसरा कारक तत्व डालो, शुक्र का व्हीकल, तो किस तरह की गाड़ी मिलने वाली है इसको, क्या है क्या नहीं, सूर्य देगा ना। रॉयल गाड़ी देगा, और हो सकता है उसमें घूमे वो एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस नहीं क्या बोलते हैं, एम्बेसडर, एम्बेसडर में घूमे, है ना, ऐसे बड़ी गाड़ी में ऐसे। अब सेम ऐसे ही राहु और मार्स कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, ये भी दो प्लैनेट है, राहु मार्स और मार्स राहु, क्या सेम रिजल्ट देंगे? नहीं देंगे। इसमें भी फिर वही रूल लगाना है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि रेट्रोग्रेड है हम क्या करें, रूल उल्टा कर दे, नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, अपनी थ्योरी नहीं फिट करेंगे इसमें कुछ भी। नियम बड़ा स्पष्ट है, जो हायर डिग्री पर रहेगा वो देगा, बात खत्म होगी। रेट्रोग्रेड उनका मोशन है। बट जब योग डिकोड करोगे आप ना, तो आप उस टाइम के प्रेजेंट सिचुएशन को देख के करोगे, प्रेजेंट टाइम पे कौन कितने डिग्री पे है, बात खत्म बस। तब यहाँ पर हमने देखा कि राहु 5 डिग्री पे है और मंगल है 0 डिग्री पे, है ना। तो रिसीवर कौन हो गया? मंगल, 0 डिग्री पे, कम डिग्री पे है। गिवर कौन हो गया? राहु। तो राहु अब स्पॉइल करेगा मंगल को। ठीक है, तो मंगल की प्रॉपर्टी इसमें अब इम्पैक्ट होने वाली है, दोनों में एनिमिटी भी है। बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो राहु के जो कारक तत्व होंगे ना, अब उसमें फर्क आएगा। तो राहु हमेशा बुरी बुरी चीजें नहीं देता, कुछ अच्छी चीजें भी चाहिए, जो आपके काम की चीजें हैं वो भी राहु के पास ही है। अब उन चीजों में प्रॉब्लम आएगी मंगल की वजह से, है ना। तो सडन एक्सीडेंट हो जाना, ये मंगल राहु के कॉम्बिनेशन होते हैं, राहु मंगल के नहीं होते हैं, दोनों में फर्क है। हाँ समृद्धि जी बोलिए। थैंक यू सर। हम्म, सर मुझे अब एक चीज पूछनी है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था कि लियो राशि में हम्म, सन और वीनस है, और वीनस हायर डिग्री पे है तो वो डोनर है, और सन लोअर रिसीवर। डिग्री पे है तो रिसीवर है। हाँ, तो सर हम इसमें क्या फ्रेंडशिप और एनिमिटीज नहीं कंसिडर करेंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल करोगे, कंसिडर कर, अभी नेक्स्ट पॉइंट में उसमें ऐड करूंगा अभी। फ्रेंडशिप एनिमिटी भी आप देखोगे बिल्कुल। सर हाउसेस भी। नहीं, हाउस हाउस अभी नहीं आएगा। सर मतलब मेरा अभी यही क्वेश्चन था कि हाँ। अगर ये सिंह राशि में है, हम्म। सूर्य और तो शुक्र। पहले तो आप ये समझो, सूर्य का एनिमी है शुक्र, जी। और शुक्र का एनिमी सूर्य है। जी। दोनों बातें सही है। हाँ तो जी। दोनों अपने जो कारक तत्व होंगे ना, कभी भी फुल फ्लेज नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम राइट। क्या करें, अब इसमें ध्यान देना कि ये जो सारा जो गेम हो रहा है ना, ये लियो राशि में चल रहा है। बिल्कुल तो सर। सूर्य का अपर हैंड है यहाँ पे, तो वही मैं कह रही हूँ सर कि सूर्य का मतलब रोल इसमें ज्यादा हो गया ना एज ज्यादा हो गया। कंपेरिजन टू हाँ। शुक्र। हाँ। और प्लस सिंह राशि को अगर हम इसको राशि बनाते हैं, इस हम्म। हाउस को हम्म। लगन बना लेते हैं, तो शुक्र तो वैसे भी उसके लिए मैलेफिक ही है। मैलेफिक तो सिंह राशि सूर्य के लिए तो है ही है शुक्र। हाँ हाँ। जी। तो मतलब अब जो हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि इस नेटिव के फादर के पास प्रोस्पेरिटी मतलब वही ज्यादा होगी, शुक्र की हम्म। ब्लेसिंग्स ज्यादा होंगी, हम्म। कारक तत्व होंगे उनके। तो हम्म। अब तो सर ये वाला फिर पॉइंट मतलब। नहीं, ये देखो, फ्रेंडशिप एनिमिटी इस तरीके से नहीं यूज होती है। मैंने एक क्लास में बोला भी था कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आपको यूज करना है फ्रेंडशिप एनिमिटी। ठीक है, अगर हमने ये कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर दिया ना, तो सूर्य और शुक्र इतने नेसेसिटी
हमारे जीवन में है इन दोनों की, वो कभी भी आप उन दोनों को साथ यूज नहीं कर सकते थे, कि हर बार फिर आप फ्रेंडशिप एनिमिटी जोड़ेंगे, करेक्ट? बिल्कुल सर। तो वो हर बार नहीं जुड़ेगा ऐसे, वो कुछ कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया जाएगा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज किया जाएगा, ठीक है? ओके। ऐसे। अब वेल्थ नेसेसरी चीज है, फादर नेसेसरी, फादर फिर तो सन वीनस जब भी साथ जुड़ेंगे फिर तो कोई पैसा ही नहीं देंगे वो। तो वही पापा वही जी फिर मेरा पैसा कब कमाएंगे हमारे, वही है ना? तो वही ऐसा नहीं क्वेश्चन होता, वैसे वो पूछा फ्रेंडशिप था। एनिमिटी यहाँ नहीं लगना हो, ठीक है? वो हेल्थ हो गया, ठीक है? वो पता है कहाँ पर काम आएगा आपके? जब जी दो जी। की जगह जब तीन प्लेनेट होंगे तब, अच्छा। है ना? और दो की जगह तीन हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? चार हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या क्या तब भी डोनर रिसीवर रहेंगे? हाँ, तब भी रहेंगे, रहेंगे सर। रहेंगे, ठीक है? दि- बीच में अगर तीन प्लैनेट है, तो हम्म लोअर डिग्री वाला हमेशा रिसीवर, हायर डिग्री वाला डोनर। ये बीच वाला क्या करता है? ये बीच वाला काम करता है मीडिएटर का। अभी बीच वाले के लिए ना फ्रेंडशिप एनिमिटी जरूरी है। ओके। ब्रिजिंग का काम करने की। हाँ, राइट। है ना? अभी ये सूर्य शुक्र जिस हाउस में बैठा है वो तो सूर्य का ही हाउस है ना, एनिमिटी करके क्या फायदा किसको? थोड़ा अगर धन धन दौलत दे देने से शुक्र अगर निकल पा रहा है तो वो करेगा ना, समझदार है वो लड़ाई थोड़ी कर लेगा इससे यहाँ पर उसी के हाउस में। हाँ, बट अगर बीच में यहाँ पर सूर्य शुक्र के बीच में शनि आ गया मान लो, हम्म मीडिएटर बन गया शनि। अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में। अब वो क्या करता है शनि? शुक्र तो डोनर है, शुक्र ने वेल्थ दिया, शुक्र ने दिया 10 लाख रुपए कि ले भाई सूर्य तक पहुंचा दो, है ना? अब शनि बीच में है, शनि ने 10 लाख तो रख लिए, हम्म है ना? शनि और शुक्र तो फ्रेंड है, हम्म उसने तो पैसे निकलवा लिए उससे। अब वो सूर्य की तरफ जाके बोलेगा भैया तू तो है मेरा शत्रु, ठीक है? हम्म तेरे को तो मैं नहीं दूंगा 10 लाख रुपए, एक काम कर तू 5 लाख ले ले, हम्म है ना? तो वो दुश्मन होने के नाते उसको उसने दिए 5 लाख रुपए, मीन्स मतलब देगा तो सही पर कटौती करके या कुछ कटौती कमी करके करके। देगा, कमी जरूरी करके नहीं। देगा, ब्रेक करके देगा, ये सब करके देगा। अब यहाँ पर फ्रेंडशिप एनिमिटी मैटर करती राइट राइट। है ना? ऐसे। अब मैं जाके पाकिस्तान में जाके थोड़ी मैं बोलूंगा कि नहीं ये तो प्राइम मिनिस्टर हमारा दुश्मन है, मैं कुछ कर थोड़ी पाऊंगा, वहां जाऊंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। तो यहाँ के नेता जब वहां जाते हैं तो बोलते हैं कि जिन्ना बड़ा अच्छा आदमी था। हम्म तो इंडिया आएंगे तभी बोलेंगे ना कि जिन्ना ने तो देश तोड़वा दिया। सही बात पाकिस्तान है। जाके थोड़ी बोलेंगे यहाँ के नेता, चाहे मोदी भी क्यों ना हो, तारीफ करनी पड़ती है, ठीक है? तो वो नियम है, नेचर का लॉ है, तो यहाँ भी वैसे ही काम करेंगे। हाँ, बट जब दो दो ग्रह मिल गए, दो दोस्त मिल गए और एक अलग है, अब वो हम्म दोस्ती आपस में निभाएंगे फिर वो, ठीक है? इसलिए फ्रेंडशिप एनिमिटी हर जगह उसको लिटरली एज इट इज नहीं लगाना है, ठीक ठीक है है? सर। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्ट, जब दो तीन ग्रह साथ में हो जाए तब, कहता है वो जजमेंट करने में आपको समस्या आ रही है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ पर करूँ, तब वहां यूज करूँ सब चीज। ठीक है सर। अब ये सब क्वेश्चन ना आपको पूछने चाहिए सामने से, पहली चीज, है ना? इतना ऑलमोस्ट महीने से ऊपर क्लास हमारी हो चुकी है, अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि जब दो ग्रह में कैसे इंटरप्रिटेशन दूं इसका मैं। कारक तत्व समझ में आ गया, ग्रह को आगे पीछे कर दें कोई फर्क पड़ता है इससे नहीं पड़ता, ये सब क्वेश्चंस आने चाहिए आपकी तरफ से, बड़ा पूछते नहीं है ना, क्योंकि ये बताता है कि प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। तो मेरे लिए आसान है, मैं आगे जाके एक और कोर्स बना दूंगा योगा के नाम पे, आप लोग फिर ज्वाइन करोगे कोर्स, है कि नहीं? तो मेरे लिए तो पैसे कमाने का और अपॉर्चुनिटी बनाते हैं आप लोग। अदरवाइज ये सब चीजें तो इसी कोर्स में हो जानी चाहिए ना, प्रैक्टिस करते हो तो नौबत नहीं आएगी आपको अलग कोर्स करने की, ठीक है? तो जब प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोग फेस करोगे, है ना? राइट सर। तो ये दो ग्रह का आपको समझ में आ गया, हाँ है पर ना? सर डोनर रिसीवर। हाँ, सर पर इसमें हाउस का भाव का क्या रोल रहेगा, या हाँ, सिर्फ तो राशि को हम लेके चलेंगे इसके साथ में कि भाई नहीं, जैसे सूर्य की राशि में अभी था। देखो ये सूर्य शुक्र, ये वही कहानी हो रही है जो मैंने आपको सुनाई स्टार्टिंग में ना, ये सूर्य अच्छा। है शेर, ये शुक्र है किरण, हम्म ये लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है? जंगल कौन है? लियो साइन हो गया जंगल, लड़ाई कर रहे हैं। अब ये जो लग्न है ना, कैप्रिकॉन लग्न है,
ये इस लड़ाई को कैसे देख रहा है। हम्म, अब आप मुझे मैंने मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि हर लग्न में ना 8th हाउस जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो कैप्रिकॉर्न लगने वाले के लिए ना ये न्यूट्रल है, ये लड़ाई, है ना, उस पर न्यूट्रल है ये। पर उसका कारागृह के साथ में युति कर रहा है तो वो फर्क नहीं पड़ेगा सर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के न्यूट्रल है, कुल मिला के उसको रिजल्ट मिल जाएगा उसको। हम्म। उसके अवेयरनेस में आनी चाहिए ऐसा कॉम्बिनेशन मेरे चार्ट में है, ऐसा मेरे पापा के पास धन है, बताते नहीं है बस। जाके पूछ ले भैया, आपके पास कुछ आपने प्रॉपर्टी बनाई है अपने जीवन में, वो खुद बता देंगे हाँ मैंने बनाई है, मिल जाएगी उसको। न्यूट्रल है, उसको पता नहीं था, बस उसको पता लग जाएगा तो मिल जाएगी उसे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको, है कि नहीं। क्योंकि सूर्य अपनी राशि में है, ये तो शुभ है। शुक्र के साथ तो वेल्थ भी ले रहा है, ये भी शुभ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको। सूर्य तो शुभ ही दे रहा है ना। तो वो शुभता इसको आसानी से मिलनी नहीं है, क्यों, क्योंकि कारक नहीं है एक तो इस लग्न के लिए, है ना। ये हाउस ऐसे काम करेगा, जब हाउस का पूछ रहे हो ना आप। जी सर। एक तो हाउस से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये न्यूट्रल है। हम्म। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी, ये वेल्थ कहाँ से आ रहा है। इनहेरिटेंस में ज्यादा। इनहेरिटेंस से आ रहा है। ऐसी तो करना है प्रोडक्शन, इसमें दिक्कत क्या है ना। अच्छा, ऐसे ही सेम ये वाला अब आप सॉल्व करो, ये चंद्रमा बुध वाला कॉम्बिनेशन इस चार्ट में। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा। पहले यूनिवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व करो, लग्न भूल जाओ पहले। इसीलिए भृगुनंदी नाड़ी इंपॉर्टेंट है बेसिक्स पढ़ना, क्यों, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में लग्न नहीं होता है, वो यूनिवर्सल खेल समझाते हैं उसमें। प्रिडिक्शन इसलिए वहां पर जल्दी काम करती है, क्योंकि यूनिवर्सल में लगना ही लगना है वो तो। हाँ, लग्न गलती से अगर नहीं मैच करा तो ही प्रिडिक्शन गलत होती है, अदरवाइज मैक्सिमम केस में लग जाता है। ठीक है, अब पहले किसको सॉल्व करेंगे। चंद्रमा को देखो डिग्री में 22 डिग्री पे, अब बुध जो है मरकरी 6 डिग्री पे। कौन हुआ रिसीवर, बुध। चंद्रमा हो गया गिवर। ठीक है, किस राशि में है, वर्गो में, है ना। बुध की अपनी राशि है, एग्जॉल्टेड भी है, करेक्ट। यानी बुध का अपर एंड में है, और चंद्रमा कुछ उसको दे रहा है। अब क्या देगा वो, अच्छा देगा कि बुरा देगा, है ना। पहले देखो चंद्रमा बुध के रिलेशन आप देख लो क्या है। मित्र नहीं है। नहीं है मित्र, ठीक है। क्या चंद्रमा के पास कुछ अच्छी चीज है बुध के देने के लिए। देखो अच्छी मित्रता नहीं है तो ये बात तो तय हो गई कि वो उसको कुछ ना कुछ तरह परेशान करने वाला कारक तत्व भी देगा उसको। ऐसे ही सेम शुक्र भी देगा सूर्य को, है ना। हेल्थ हेल्थ एलिमेंट देगा इसको ही, नहीं छोड़ेगा, पैसा भी दे देगा, पैसे के साथ साथ कुछ, है ना, उल्टी सीधी एक्टिविटीज करने का उसका मौका भी देगा। अष्टम में सूर्य शुक्र का होना ये दिखाता है कि इस नेटिव के जो फादर है ना, उन कैरेक्टर वाइज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है वो। हो सकता है कुछ फीमेल के साथ कुछ क्या बोलते हैं, कुछ रिलेशन या ऐसा कुछ, ठीक है। हालांकि इसके लिए मैं और भी चीजें मैं एक्सटेंड करके देखनी चाहिए हमको, बट मैं वैसे मोटा मोटा कारक तत्वों को वैसे बता रहा हूँ। सेम ऐसे ही चंद्रमा बुध का ये जो कॉम्बिनेशन, चंद्रमा उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है। ध्यान देना सबसे बड़ी, अब यहाँ देखो आप हाउस, 9th हाउस, ठीक है। दूसरा कि इस पर्टिकुलर लगने के लिए वो कारक है बुध, तो बिना मेहनत के देगा वो फटाफट उसको, ठीक है। चंद्रमा के साथ बुध का होना ये इंटेलिजेंस ना, शार्प इंटेलिजेंस देता है इस राशि में, अपनी ही राशि में एक्सॉल्टेशन में होने से। बट चंद्रमा के होने की वजह से ना वो इंटेलिजेंस ना स्थिर नहीं रहती है। अभी ये मल्टीपल कर लूं, अभी ये कर लूं, कल को वो कर लूं, परसों ये कर लूं, ट्रिकल माइंड। है ना, ये चीजें बताता है। ठीक है, ये चीजें और प्रोमिनेंट हो जाती हैं अगर ये दोनों कहीं से भी कनेक्ट हो जाए 4th हाउस के साथ, है ना। ये और प्रोमिनेंट हो जाता है ये कैरेक्टर।
नहीं तो आप 9th हाउस की प्रॉपर्टी में डालो ना इसको, जरूरी नहीं है कि माइंड की जोड़ो उसको आप। समझ रहे हो? तो आपको कारक तत्व का आइडिया होना चाहिए कि 9th हाउस में ऐसे कौन से कारक तत्व हैं जो बुध के प्रतिनिधित्व करते हैं। हायर एजुकेशन सर। हायर एजुकेशन, है ना, चंद्रमा दे रहा है ना। अच्छा देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बुध है रिसीवर, चंद्रमा है गिवर। ठीक है, बुध है एजुकेशन, तो चंद्रमा कुछ दे रहा है माइंड। उसको। ठीक है, हाँ। माइंड सर। माइंड दे रहा है, एजुकेशन अच्छा करेगा, बट इसमें अगर ट्विस्ट कर दूं इसको, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा? ध्यान देना, देखो मैं अभी फिर अपने यहाँ पर गड़बड़ किया है बताने में कि चंद्रमा बुध एनिमी नहीं होते हैं। एक एनिमी है, दूसरा नहीं है एक दूसरे का। दूसरा नहीं वो है। नहीं चंद्रमा मानता के लिए है, बुध मानता एनिमी है। नहीं है, बट बुध के मरकरी, लिए चंद्रमा एनिमी। राइट। हाँ, हाँ तो बुध जब रिसीवर बनेगा ना, तो चंद्रमा कभी हार्म नहीं करेगा उसको। राइट। बिल्कुल ठीक सर। है, और जब चंद्रमा जब रिसीवर बनेगा तो बुध जरूर हार्म करेगा उसे। देने में आनाकानी करेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये देते हैं उनको हायर स्टडीज में स्पेशलाइजेशन, कौन किसमें, जिसका चंद्र प्रतिनिधित्व करता हो। सर मल्टीपल डिग्री भी हो सकता है, बिकॉज मून इज मल्टीपल सिटी, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीपलिसिटी, चंद्रमा के कारक तत्व कौन से होते हैं इसमें वो कुछ हायर स्टडी कर सके। हायर स्टडीज साइकोलॉजी हो सकता है मतलब सर। हायर डिग्री मल्टीपल अलग हाँ, अलग सब्जेक्ट्स में भी हो सकती है। हो सकते हैं। तो ऐसे ये आपको ना डिटेल में सोचना पड़ेगा इतना जाके आपको, कि कौन डोनर है कौन रिसीवर है, क्या रिलेशन है। अच्छा अच्छा रिलेशन है तो अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छा बुरा है तो देखो ये कौन है जो रिसीवर एंड में है। जो दे रहा है वो एनिमी है, अगर एनिमी है तो बुरी चीजें देगा उसको, फिर तुम अच्छी देने वाला है ना। तो जिसका पलड़ा भारी रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो कार्यकर्ता मोल्ड होगा। अभी सूर्य के साथ बुध के साथ फायदेमंद ये है कि दोनों ही अपनी अपनी राशि में है, तो बुध का अपर हैंड है, चंद्रमा उसको अच्छा ही देने वाला है ना। तो फिकल माइंड और ये सब चीजें तो नहीं देगा उसको। मैं गलत बोला था। फिकल माइंड को नहीं, कब देगा पता है? जब चंद्रमा लोअर डिग्री पे आ जाए तब, तो जरूर को संकी बना देगा ये। मदर को संकी बना देता है। को छोड़ो, मदर के नेचर में भी वो प्रॉब्लम आ जाती है। आप लोग को कुछ नहीं करना, आपको अपनी कुंडली में इस तरह कॉम्बिनेशन को आप पकड़ो, सोचो एक दिन बैठ के उस डिग्री आगे है पीछे, ये देखो कारक तत्व देखो, आपके जीवन को थोड़ा सा एनालिसिस करो। आप अपने जीवन पे भी ना करो मेरे अकॉर्डिंग, तो आप सेलिब्रिटी चार्ट उठाओ, ज्यादा आसान होता है। प्रैक्टिस वहीं से हो, है ना। सेलिब्रिटीज की चार्ट निकालो, उसमें देखो क्या उसके जीवन में कॉम्बिनेशन कुछ दिखता है आपको। हफ्ते भर की मेहनत लगनी है, कॉम्बिनेशंस को देख के बताना शुरू कर सकते हो प्रिडिक्शन। ठीक है ना। सर मैंने वो एस्ट्रो डेटा बैंक गूगल पे डाल के देखा था, पर उसमें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से उसको ओपन करना है। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा बाकी सबको समझ में आ गया था स्टूडेंट बैंक? सर आपने वो पहला दूसरा वाला लेक्चर में वो दिया हुआ है पूरा है ना। चलो लेकर। बात उठी है तो प्रैक्टिस जरूरी है, तो वो भी मैं आपको ना एक बार इसमें क्विक मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। अ, अच्छा गूगल आप लोग खोलेंगे, ठीक है, गूगल पे टाइप करेंगे एस्ट्रो डाटा बैंक। अच्छा ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी ना आपको? अभी हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। ठीक है, एस्ट्रो डाटा बैंक अपने गूगल पे डाला है, ये ऐसी साइटें खुलेंगी आपके सामने। जी हाँ, ये खुल रही है, पर कौन सा खुल रहा है वो, मतलब ये खुल नहीं रहा इसके बाद। ये खोलेंगे, पहले लिंक पे क्लिक किया,
ये खुल गया। ठीक है, अभी अगर आपको ABCD अल्फाबेट वाइज निकालना है, माइकल जैक्सन का निकालना था, MP जाइए, है ना, अच्छा। ऐसे करके जा सकते हैं। या अभी देखो ये भी दिखा रहा है कि आज के दिन 24-23 दिसंबर को इतने लोग पैदा हुए, मेजर बड़े बड़े लोग। मैं एक को भी नहीं जानता है, मैं जानता था किसी को नहीं है सेलिब्रिटी में, बट नाम नहीं सुना किसी का भी इसमें। तो मोर पे जाएंगे तो हो सकता है मिल जाए। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। अदरवाइज सर्च पे जाएंगे। ठीक है, किसी का नाम बोलिए, किसका निकालना है। संजय दत्त सर। फिर तो है इसमें संजय दत्त आ गया। ये है संजय दत्त, है ना। जी सर। ट्विंस दत्त पता नहीं कौन है। साइगल सुमित, इसका भी कुछ है। विकास भल्ला, ये भी कोई होगा। संजय दत्त, है ना, इस पे क्लिक किया हमने, खुल गया। संजय दत्त 29 जुलाई 1959, 1445। रेटिंग जरूर देख लेना, एटलीस्ट A, है ना, AA, ये रेटिंग्स वाली आपको यूज करना है। जी सर। ठीक है, ये डाटा बन जाएगा, ये वाला चार्ट मत यूज करना। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, अपना चार्ट आप खुद बनाना इसमें। ये हो रहा है, इसके बारे में बायोग्राफी मिल गई, ज्यादा डिटेल दी नहीं है इसके बारे में, बट लिंक टू विकिपीडिया है, यहाँ से मिल जाएगा सब। ठीक है, जी सर, क्योंकि मैं खोल रही थी तो समझ नहीं आ रहा था कि इसमें आगे कैसे बढ़ना है मुझे। कुछ नहीं करना, ऊपर सर्च पे जाकर टाइप कर देना इसमें बस। जी हाँ, अभी समझ आया सर। है ना, आपको अगर मान के चलो रिसर्च करना है ऐसे लोगों पे जो कार मैकेनिक हो, मिलते हैं ऐसे। ओह। देखो है ना, गॉट हिज डिप्लोमा एज अ कार मैकेनिक, है ना। ये है कोई हिटमैन, ये भी है, ये जीविश कार मैकेनिक। ये कार मैकेनिक के इतने सारे चार्ट मिल गए, है ना। इस पे क्लिक करेंगे एक पे, देखो खुल गया, AA रेटिंग के साथ है, और क्या चाहिए। मतलब आपको जिस तरह कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, जैसे चाहिए वो सब आपको मिल जाएंगे। सर इवेंट के थ्रू से सर्च कर सकते हैं, मतलब इस डेट में कितना एक्सीडेंट हुआ है, इनके लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। मतलब किस डेट में एक्सीडेंट हुआ है। हाँ मतलब सर्च फॉर एग्जांपल आप इसी डेट में अगर इतने सारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ है तो नहीं, वो नहीं मिलेगा इसमें। उसके लिए हमने ना सप्तऋषि रिसर्च डेस्क रिसर्च एप्लीकेशन बनाया था, आप लोग को भेजा भी गया मेल पे, हाँ सर, है वो ना। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरे बट वो लैपटॉप इतना चल नहीं वो रहा। भी नहीं देता, उसमें काम चल रहा था बट रुक गया वो, है ना। बट उसमें उसमें ऐसा है कि वो अभी तब कम, अगर आपको ये देखना है कि किसी का सन और मार्स 10th हाउस में है, एरीज साइन में, क्लिक करोगे उन सब के आ जाएंगे डिटेल। ये- डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम भी आ जाएगा, उनकी प्रोफाइल भी आ जाएगी। तब देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन वाले लोग कैसे हैं, हाँ, है ना। तो वो थोड़ा रिवर्स चेक करने के लिए है। नहीं तो एस्ट्रेटा बैंक से आपको ऐसे मिल जाएगा। हम्म, एक सेकंड। ठीक है, तो प्रबल मारक के नाम पे वो पहले से डरे हुए, उसमें और उनको नहीं डराना है। ठीक है, तो वो मारक का काम तभी सॉरी, होगा। सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ, सॉरी सर। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, आपने पूछ लिया तो इसका भी मैं जवाब दे ही देता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है कि जब राहु गोचर करेगा इस पर्टिकुलर हाउस में। मेरा ठीक भी है, सेम रहता है एक्चुअली, हाँ बट जुपिटर मानेंगे। हाँ, रिपीट। अब राहु गोचर करने से अगर आपकी ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रही है उस टाइम पे, है ना, बहुत ज्यादा हेल्थ इशू चल रही है, तो ये मारक प्रॉब्लमेटिक है। वगैरह भी दे दीजिए, अभी तो आप हेल्दी हो, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी सर्दी खांसी जुकाम में कोई हाँ हाँ दिक्कत नहीं हाँ। मारक, नहीं सर, ठीक ही चल रहा है, कोई है ना। प्रॉब्लम हाँ, कोई ऐसा कुछ हो जाता है, BP फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, डायबिटीज से बहुत परेशानी होगी, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है अभी,
और उसी टाइम पे ये मारक भी काम करना शुरू कर दे अगर दशाओं में गोचर में, तो प्रॉब्लम होगी, है ना। मारक को काम करने के लिए ना वो एनवायरमेंट चाहिए, है ना। वो आपको इंडिकेशन दिखाना शुरू कर देगा पहले से। अगर आपको दिख रहा है वो इंडिकेशन आपके हेल्थ ट्रबल स्टार्ट हो चुकी है, उसी टाइम पे ये मारक ने दशा में एंट्री लिया तो समस्या कर, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सही है। सर हाँ जब से कंजक्शन में दो प्लैनेट्स हैं, जैसे एक गिवर है टेकर हो गया, तो जब ये कारकत्व जो इनके होंगे, ये सिर्फ अपने प्लैनेट्स के ही होंगे या हाउस के भी लेंगे उसमें? हाउस के भी लेंगे ना। हाउस के भी लेंगे, पहले शुरू इसके। में जब ग्रहों के कारक तत्व आप लो, है ना, ठीक है। पहले उसको सॉर्ट आउट करो, वो एक बार समझ में आ जाए, उसको फिर वो भाव के कारक तत्व में उसको ऐड करो। और जिन हाउसेस के भी लॉर्ड्स हैं वो भी ले सकते हैं? नहीं, जहाँ पे वो नहीं। बैठे पहले वहां से भी प्रिडिक्शन कर दो, वहां से भी खूब सारी प्रिडिक्शन निकलेंगे, जरूरत नहीं है आपको यहाँ वहां भटकने राइट, की। या। ये भटकाने वाले काम उनके हैं ना, जिनको नहीं पता कि यहाँ क्या करना है मुझे, तो कॉन्सेप्ट को इतना ट्विस्ट वो कर देते हैं कि हमें तो वो राशि भी देखनी है ना, हमें तो ये भी देखना है, हमें तो वो भी एस्पेक्ट देखना है, ये भी एस्पेक्ट या। देखना है, खिचड़ी पका लो। राइट। इतना कॉम्प्लिकेशन हमें चाहिए क्यों इसमें ना, हमें क्लियर कट वो ग्रह उस राशि में है तो कुछ तो काम करेगा वहां पर, पहले वो समझ लेते चलिए, है ना। ठीक। थैंक यू और सर। फिलोसफिकल एंगल में कभी ज्योतिष ठीक है एक लेवल तक अच्छा लगता है, बट इतना ज्यादा भी फिलोसफिकल नहीं बनना है हमको, प्रैक्टिकल रिजल्ट प्रैक्टिकल। हमको देखना या। ठीक है सर, है थैंक यू ना। तो सर। पहले उस कॉम्बिनेशन को राशि लेवल पे सॉल्व करते हैं। तो राशि लेवल सॉल्व करने का मतलब कि आपको यूनिवर्सल उसको आप सुलझा रहे हो, वो होने के बाद फिर अपना आप भाव में ले आए, तो भाव के कारक तो ऐड कर दिया हमने। ठीक है, कि वो 8th हाउस से इनहेरिटेंस हो गया, 4th हाउस से तो मदर या हैप्पीनेस हमने जोड़ दिया, 5th हाउस से चिल्ड्रन जोड़ दिया, है ना। उसके बाद हमने देखा लग्न को डाल के कि कारक है क्या कारक, कि इतना सब कुछ मिलने के बाद हमें समझ में आ गया भाई इसको तो कुछ गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। अब बाद में पता लगा वो कारक निकले, मुश्किल से। तो आप उसको बोल सकते हो भैया तेरे भाग्य में है तो सही, बट फिर मिलने वाला नहीं है वो। तो आपको खुद ही सामने से बोलेगा कि हाँ मेरे को तो वो दिखाई देता है, ये सब चीजें अपॉर्चुनिटी आती हैं, सब आती हैं, मुझे देता कोई नहीं। तो वो एक्सपेक्टेशन ये कर रहा होता है, कोई आके दे जाएगा उसको, आपको समझाना पड़ेगा नहीं आपके लिए कारक है, कोई किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसी के भरोसे मत बैठो, आपको अब आप मैदान में उतरो खुद। मैंने रोनाल्डो का एग्जाम्पल भी दिया था उस क्लास में, कि रोनाल्डो का भी धनु लग्न है, ठीक है, और सेकंड एंड थर्ड हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, अकारक बनता है, प्रबल अकारक। ठीक है, और धनु लगने वालों की को पैसे की दिक्कत रहेगी तब तक जब, क्योंकि सैटर्न नकारक हो गया वहां पर, और सेकंड हाउस का भी वो लॉर्ड है, तो obvious सी बात है कि सैटर्न वाली प्रॉपर्टीज जो होंगी वो तो उनको मिलनी नहीं है हमेशा के लिए आसानी से। तब रोनाल्डो को अगर पैसा उसको अगर स्टेबल करना है अपने जीवन में ना, उसको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी उसको, और वो करता है, इसलिए उसका नाम है। जहां उसने शनि वाले काम बंद कर दिए तो रोनाल्डो का नाम भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हमको उस पूरे घट को निकालना। ठीक है, अब आप देखो, अब आप ना मल्टी मिलियनियर लोगों के चार्ट्स भी आप पढ़ो, इंटरेस्टिंग है। अब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। आप अंबानी की कुंडली निकालो, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी दोनों का चार्ट निकालो, दोनों एक ही घर से निकले, दोनों के पास प्रॉपर्टी थी, दोनों के पास सब कुछ था, बट एक की कुंडली में ऐसा क्या था जो दूसरे के में नहीं। वो अब देखो, आपको समझ में आएगा कि एक में वो कारक की तरह एक अकारक होगा, या हो सकता है कि दोनों के अकारक हो, बट मुकेश अंबानी काम करता है ना, वो आज भी काम करता है, भले ही दुनिया उसको जैसे भी जानती है, बट उसका शेड्यूल आप लोग को देखना, बहुत वीडियोज है नेट पे, लोग बताते हैं काम काम करने का तरीका उनका कैसा है ना। जितना एम्प्लॉय मेहनत करता है ना, उससे दुगना तिगुना मेहनत करता है आदमी। यानी कुंडली में वेल्थ गिविंग जो प्लैनेट्स है ना वो कारक है, ये उसका वो है, क्या बोलते हैं, सिंबल। जब भी आप देखो कि वो आदमी टॉप पोजीशन पर मेहनत करता है बिल्कुल कुत्तों की तरह, बिल्कुल सुबह शाम, है ना, समझ जाना कि वो अकारक देख नहीं सकते। बट कोई अगर ऐसा आदमी दिख रहा है कि जिसके पास
अथाह पैसा और वो बिल्कुल मस्त मौली है, घूम रहा है और बिल्कुल वो नहीं है, उसको बड़ा आसानी से सब कुछ मिल जाता है, समझ जाना वो प्लेनेट है वेल्थ गिवर, जो कहीं ना कहीं कुंडली में ना कारक होगा, है ना। लॉटरी उन लोगों की लगती है जिनके कारक ग्रह होते हैं 8th हाउस और राहु के साथ। अकारक प्लेनेट हो, एग्जॉल्टेड होके 8th हाउस में बैठ जाए, लॉटरी कभी नहीं लगेगी उसको। लॉटरी अकारक वालों को कभी नहीं लगती, कारक वालों की लगती है। जितने लोगों की लॉटरी लगी है उनको उनकी कुंडली उठा के देखना। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस ऐसे हैं जिस दिन आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे ना, आप इन पचड़ों में नहीं पड़ोगे जो दुनिया चार्ट एनालिसिस कर रही है ना, कुछ भी रैंडम थ्योरी उसको लेके। क्रिस्टल क्लियर थ्योरीज हैं, यही ऋषि ने ऐसे ही पढ़ाया है इसको। और मैं कोई नया कॉन्सेप्ट जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा हमने इसको इजी तरीके से समझा है, तो इसलिए आप, मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होनी चाहिए। चार्ट्स कलेक्ट करो, आप मिलियनेयर्स के चार्ट ही निकाल के शुरू करो ना, बिल गेट्स के चार्ट देखो, ये सबके चार्ट देखो। आप दो टाइप के बिलियनियर्स निकालो, एक वो बिलियनियर जो मेहनत करके बना है और आखिरी दम तक मेहनत किया जिसने, और कुछ बिलियनियर ऐसे हैं जो मेहनत भी नहीं करते, तो मिला है बस, मतलब भाग्य की वजह से। इसमें इंग्लैंड की रानी भी हो सकती है। पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं, मुझे क्या पता, मिला थोड़ी हम लोग के दिन से। पर मुझे लगता है ऐसा कि जिनको रानी वानी होंगे वो क्या ही करते हैं, उनको तो सब कुछ तो मिला है पहले से ही ना, आसान जीवन होगा उनका। तो उनके में हो सकता है वो कारक हो सकता है, ध्यान नहीं दिया मैंने, आप लोग टेस्ट करके देखो इसको, है ना। तो लग्न की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी कि कौन सा लग्न क्या बताना चाह रहा है उस पर्सन के जीवन में। बाद में यूनिवर्सल ग्रहों की उसमें प्लेसमेंट मिला दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, समझ में आ जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो होमवर्क सबके लिए रहा, 12 लग्न के कारक, अकारक, मारक, बाधक भी जोड़ लो उसमें, तो पूरा लिस्ट आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चार्ट्स निकालिए, उन चार्ट्स पे आप लगा के इसे प्रैक्टिस करो। और आज की क्लास में हालांकि मैं बीसीपी और कुछ प्रैक्टिकल इसमें करने वाले थे, बट अब निकल गया, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में लेंगे उसको। ठीक है, और कुछ योग जो बचे हुए हैं वो कवर करें। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।